बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द हम बहुत सी ऐसी कहानियाँ देखते हैं। मसाइल बहुत ज़्यादा है, भूख है, अफलास है, लोग गुर्बत की चक्की में सक पिस रहे हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। और रमज़ान मुबारक के महीने की आमद है। खुदा के लिए अपने इर्द गिर्द लोगों को देखिए। फरमान है कि आपके हमसाए में कोई शख्स जो है वो भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। ये बहुत इसकी तनबीह की गई है और इसके बारे में बहुत सारे अहकामात हैं। अपने इर्द गिर्द देखिए और लोगों के लिए गुंजाइश पैदा कीजिए। अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा कम करके अगर किसी के साथ आप अच्छा कर सकते हैं, कम से कम कुछ लोगों को, अगर आप साहिब हैसियत हैं तो उनके घर आटा पहुंचा दीजिए, हर महीने आटा लगा दीजिए। चले कोई भूखा तो नहीं सोएगा ना, कुछ तो थोड़ा सा कीजिए, अपना इनपुट करें। वो तमाम लोग जो साहिब हैसियत है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने तक ना रुकिएगा, बल्कि अगले महीनों में भी कुछ लोगों का ज़िम्मा अपने पर ले लीजिए। और कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें हम लोग जो हैं इसको हम नोट डाउन करें कि किस तरह से कम हर घर में खाना तो ज़रूर पहुँचे। इसके लिए अपना एक इनपुट ज़रूर दीजिएगा। मैं इस वक्त जो आपके साथ स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ वो हमारे मुआशरे में वो बिखरी कहानियों में से एक कहानी है, जिसमें हम देखते हैं कि लोग जो है अब बहुत ज़्यादा कोशिश करें, बाहर के मुल्क चले जाएँ, बाहर के मुल्क जाके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएँ, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। बाहर जाने की चाहत जो है, एक पहले तो ख्वाहिश होती थी लेकिन अब मजबूरी बन गई है। ये मजबूरी जो है, इसको लेकर ये कहानी जो मेरे सामने आई, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। 14 साल अज़ान है और अज़ान की स्टोरी जो है उसके वालिद ने जब बयान की तो यकीन कीजिए कि कलेजा मुँह को आता है। ये अज़ान जो है, इसकी वालदा को पहले तो ये बताया ही नहीं जा रहा था कि इटली में वो जो डूबने वाली कश्ती में उनका बेटा भी जो है उसमें जाँ बहक हो गया है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? वो कहते हैं कि वालदा पूछ रही हैं कि मेरा बेटा अज़ान कहाँ है, उसने 5 दिनों से मुझे फ़ोन नहीं किया। वो कहते हैं कि फ़िलहाल हमने उन्हें बताया कि वो अस्पताल में दाखिल है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। उन्होंने फिर पूछा कि अगर वो ठीक है तो फिर ये इतने लोग हमारे घर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि घर में लोग ताज़ियत करने आ रहे हैं। तो कहते हैं कि हमने उन्हें बताया कि अज़ान के इटली पहुंचने पर खुश है और मुबारकबाद देने आते हैं। वो कहते हैं कि हम इस बात पे तो बहुत परेशान हैं, लेकिन जब अज़ान की मैयत घर पहुंचेगी तो फिर उसकी माँ का क्या हाल होगा, हमें ये सोच कर हमारा मुंह कलेजे को आता है। ये बात कहते हैं हामिद आफरीदी, जो पेशावर के इलाके गुलबर्ग में रिहाइश पजीर है और जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। 4 भाई हैं, उनके बच्चे इकट्ठे रहते थे। और उन्होंने बताया कि वालदा ये बार बार कह रही हैं कि इटली में कहो कि अज़ान को दूध पिला दे, वो बड़ा कमज़ोर है, दूध पिला दे तो अच्छा हो जाएगा। अज़ान की उम्र जो है 14 साल थी और गैर कानूनी तरीके से इटली जाने की उसने कोशिश की थी और इसी में वो अपनी जान की बाजी हार गया। आपको मालूम ही है कि बहुत से लोग जो है इसमें जान की बाजी हारे, जिनमें ये पाकिस्तानियों में ये अज़ान भी शामिल है। और अज़ान के वालिद कहते हैं कि उनका बड़ा बेटा पहले स्वीडन में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा है, जबकि अज़ान के एक मामू जो है वो इटली में रहते हैं। अच्छा, अज़ान को वो कहते हैं कि मामू के पास हमने इटली भेजा था, जहाँ से उन्होंने अज़ान को आगे स्वीडन भेजना था, जहाँ पर उनका बेटा जो है इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहा है। अब उनका ख़ानदान जो है वो सब के सब अज़ान की मैयत का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इटली कश्ती हादसे में जो हलाक होने वाले अफराद की मैयतें इस वक्त इटली के एक मुर्दा खाने में मौजूद है और कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें ममालिक में रवाना कर दिया जाएगा। और अब ये जो खबर मैं पढ़ी हूँ ये अब से कुछ दिन पहले की है, हो सकता है अब तक इसकी तैयारियाँ हो गई हों और ये ताबूत जो है ये पाकिस्तान पहुँच गया हूँ। अज़ान आफरीदी के चचा जो है उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों की लाशें इटली में पड़ी हैं और वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम अगर इटली में हुक्काम से रब्ता करें तो मैयतें जल्द पाकिस्तान पहुँच जाएंगी। अच्छा, इस वक्त अज़ान के वालिद जो हैं बहुत सोग में हैं। उनका इलाका गुलबर्ग में है, जहां अज़ान आफरीदी भी रहते थे और अब अफसोस के लिए आने वालों का सिलसिला वहां पे जारी है। लोग दुआएं कर रहे हैं। और जुमरात को रात देर से उन्हें मालूम हुआ कि अज़ान आफरीदी की लाश जो है वो मिल गई है। और कश्ती हादसे की जब खबर मिली तो उसके बाद पेशावर में अज़ान के वालिदैन और रिश्तेदारों के अलावा इटली में मौजूद जो उनके मामू थे उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। 5 रोज़ से वो तब सब ख़ानदान वाले बहुत ही कशमकश में थे और 5 दिन के बाद उनको पता लगता है कि इसमें अज़ान जो है वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो भी डूबने वालों में शामिल है। इंतहाई तकलीफ़ का लम्हा उनके घर वालों के लिए। वो कहते हैं कि अज़ान के साथ एक अफ़गान नौजवान यूसुफ भी था और अज़ान ने हादसे से कबल टेलीफ़ोन पर उनसे उसकी बात भी करवाई थी। वो कहते हैं कि मैंने यूसुफ से कहा था कि अज़ान तुम्हारे छोटे भाइयों की तरह इसका ख्याल रखना। इस पर यूसुफ ने कहा कि वो इसका ख्याल रखेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि हादसे के बाद यूसुफ से रब्ता किया तो उसने बताया कि वो कश्ती में इकट्ठे थे, अज़ान नीचे बैठा था, लेकिन जब हादसा हुआ तो उस वक्त कश्ती बिल्कुल टूट गई और किसी का कुछ नहीं पता चल रहा था कि कौन कहाँ है। अब हामिद साहब जो कि उसके वालिद हैं कहते हैं कि यूसुफ ने मज़ीद बताया कि उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया जिसका उसने सहारा लिया, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन वो अज़ान के बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, हामिद खान ने बताया कि अज़ान और उनके साथ 2 लड़कों और एक लड़की की लाश जो है समंदर में झाड़ियों में एक ही जगह फंसी हुई मिली, जहाँ से उनको निकाल लिया गया। अच्छा, अब हामिद साहब कहते हैं कि अज़ान जो है ना वो बहुत ज़िद कर रहा था कि मैंने
पढ़ने के लिए भाई के पास स्वीडन जाना है। हर वक्त उसका यही कहना था कि मुझे आप वहाँ भेज दें, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। फिर उन्होंने कहा कि अज़ान के इटली में मौजूद मामू से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि इन्हें भेज दे। मामू के कहने पर अज़ान को हमने रवाना कर दिया और वो टेलीफोन पर मामू के साथ हमारे साथ राब्ते में रहता था। वो कोई 2 माह पहले यहाँ पेशावर से रवाना हुआ और उसकी मंजिल जो है इटली के बाद स्वीडन थी। अज़ान इस सारे सफ़र में माँ के साथ मुसलसल राब्ते में रहा और इससे बातें करता रहा। जब कश्ती को हादसा पेश आया तो उसके बाद अज़ान का फ़ोन माँ को नहीं आया, तब वो परेशान थी और बार बार कह रही थी कि अज़ान का फ़ोन क्यों नहीं आ रहा, अल्लाह खैर करे। बाद में उन्हें हादसे का पता चल गया, मगर हम उनको यही तसल्ली देते रहे कि वो ज़िंदा है, लेकिन हस्पताल में है, उसको बचा लिया गया है। अच्छा, ये तो कहानी है कि जो ख्वाहिश की वजह से आप देखते हैं कि कोई जाना चाहता है, बच्चों की ख्वाहिश होती है, जवानों की ख्वाहिश होती है। लेकिन शाहिदा रज़ा जो है, उनकी कहानी जो है वो एक मजबूरी की कहानी थी, जहाँ उनका बेटा जो है वो जिस्मानी तौर पर माजूर है। और शाहिदा रज़ा जो है वो कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली सादिया रज़ा, जिनकी बहन फ़ुटबॉल और हॉकी की मारूफ खिलाड़ी है, वो बेसिकली उनकी बहन सादिया रज़ा का कुछ बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ बताया, पहले मैं आपको शहला के बारे में बता दूं कि ये जो है ये फ़ुटबॉल और हॉकी की मारूफ खिलाड़ी है और अपने बेटे की माजूरी की वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं बाहर जाऊंगी। यहाँ पर मुल्क ने उन्हें वो सब नहीं दिया जो उन्होंने यहाँ पर इतना परफॉर्म किया। सब कुछ करने के बावजूद जो है वो इस दुनिया में अपने आप को तन्हा महसूस करती थी और अपने माजूर बेटे के लिए रोती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि बस उसका इलाज हो जाए। उनकी बहन कहती है कि उनकी बहन अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन हमारी दरख्वास्त है कि उनकी लाश तो लाने में हमारी मदद की जाए। अब शाहिदा जो है वो उनके साथ जो खेलने वाली एक और बलूचिस्तान के फ़ुटबॉल की खिलाड़ी अक्सा, उन्होंने कहा कि आपने दुनिया में बहुत कम खिलाड़ी देखे होंगे जो कि बैक वक्त 2 खेल खेलते हो, और ये उनमें से एक थी। शाहिदा जो है उनके दोस्त, करीबी रिश्तेदार जो है वो उनके बारे में कुछ बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि उनके 3 साल एक बेटा है, बदकिस्मती से वो माजूर है और वो हादसे के वक्त उनके साथ नहीं था और वो उसी बच्चे के इलाज मुआवजे के लिए पैसे जमा करने के लिए वो बाहर जाना चाहती थी। उन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत कुछ किया, 2003 से स्पोर्ट्स में थी, जुनून की हद तक उन्हें मोहब्बत थी स्पोर्ट्स से, उनका ओढ़ना बिछोना स्पोर्ट्स था। लेकिन अक्सर ने बताया कि वो शायद दोनों पाकिस्तान आर्मी की जानिब से फ़ुटबॉल खेलती थी और बलूचिस्तान के फ़ुटबॉल के सबसे सीनियर खिलाड़ियों में उनका शुमार होता था। लेकिन हाल देखिए, हमारे मुल्क में कदर नहीं है लोगों की। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि मेहनत करने वाली खिलाड़ी थी, लेकिन फ़ाइनली उनको अपने बेटे के लिए इस मुल्क से जाना पड़ा और एक असासा था पाकिस्तान का। शायद उन लोगों में से थी जिनको हकीकी मानों में आप सेल्फ मेड इंसान कह सकते हैं। उनकी दोस्त बताती हैं, वो अक्सर कहती थी कि मैं जो भी करूँगी अपने बलबूते पर करूँगी, और वो उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने बलूचिस्तान का नाम रोशन किया, मुल्क का नाम रोशन किया। ईरान, भारत, भूटान, बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ ममालिक में बलूचिस्तान की उन्होंने और मुल्क की नुमाइंदगी की। ये सब कुछ करने के बावजूद इस मुल्क ने उन्हें क्या दिया कि उनको इस मुल्क से बाहर जाना पड़ा। इस मुल्क को छोड़ के एक इलीगल तरीके से अपने माजूर बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी की बाजी हार दी। अच्छा, अब अपनी बहन के बारे में बताते हुए उनकी बहन आबदीदा हो गई और कहती है कि शाहिदा का 3 साल बेटा है, उसे पैरों पर खड़ा देखना चाहती थी। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। जब बच्चा 40 दिन का था तो उसे बुखार हुआ। बुखार के दौरान एक झटके के साथ वो बेहोश हो गया। वो बच्चे को कराची इलाज के लिए ले गई, लेकिन बच्चा होश में तो आ गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी माजूरी का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, लेकिन बैरून मुल्क उसका इलाज जो है वो मुमकिन है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे का दिमाग 50% तक कमज़ोर है, उसके नतीजे में उनके लिए चलना फिरना मुश्किल है। एक खिलाड़ी होने के नाते वो चाहती थी कि उनका बच्चा खेले कूदे, लेकिन वो मफलूज था और वो चलने फिरने से आजिज़ था, नहीं चल सकता था, जिसके बायस वो बहुत कुर्ती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा जो अपने पाँव पे खड़ा हो। समिया का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे के इलाज के लिए किसी से मदद नहीं मांगी, बल्कि खिलाड़ी होने के नाते उनकी जो मुलाजमत थी वहाँ से मिलने वाले पैसे से अपने बच्चे का वो इलाज करती रही। बड़ी अफसोसनाक बात है कि उनकी जो मुलाजमत है वो 2022 में ख़त्म हुई। बच्चे के हवाले से उनकी परेशानी में इजाफा हुआ और उसके बाद वो कहती थी कि चूँकि मैं अपने बच्चे को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ, तो फिर उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की। उनकी बहन बताती हैं कि हम 3 बहन हैं और हमारा एक भाई है जिसकी उम्र 13 साल है। शाहिदा इनसे 4 साल बड़ी थी, यानी कि अपनी बहन से। वो कहती हैं कि हम बहन नहीं बल्कि हम दोस्त थे। अपने बच्चे के लिए बहुत गमगीन रहती थी और बैरून मुल्क जाने का उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था वहाँ पैसे कमाएँ और अपने बच्चे को वहाँ बुलाकर उसका इलाज कराएँ। उनकी मौत जो उनके घर वालों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी और घर वाले सोच भी नहीं सकते थे। वो बिल्कुल अकेली थी। तुर्की से आगे किन लोगों के साथ गईं वो कहती हैं कि हमें नहीं मालूम था। हम कश्ती में सफ़र के दौरान उनकी एक कॉल आई थी। सफ़र के चौथे रोज़ वो बहुत खुश थी और कह रही थी कि बस वो थोड़ी देर में पहुंचने वाली हैं, और इस पर वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। और इसके बाद उनसे कोई राबिता नहीं हुआ। शाहिदा की मौत की खबर उन्हें कहते हैं कि टीवी से मिली और
وہ بہت اس پہ دکھی بھی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ شاہدہ کھیلوں کے میدان میں قدم رکھا تو شروع کے دنوں میں انہوں نے اپنا حلیہ جو لڑکوں جیسا رکھا اور ان کا نام چنٹو رکھ دیا گیا، لیکن بعد میں انہوں نے نہ صرف یہ لڑکی والا حلیہ اپنایا بلکہ انہوں نے باقاعدہ حجاب بھی پہننا شروع کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم بہت دکھی ہیں، اور اس سے زیادہ ہمیں اس کے بیٹے کے لیے بھی دکھ ہے کہ جس کے سر پہ تو اب ماں بھی نہ رہی جو اس کے لیے پوری جد و جہد کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ یہ پریشانیاں، یہ دکھ جو ہے آپ کو لوگ لیگل طریقے سے باہر جانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن پھر بڑے بڑے ہم واقعات سنتے ہیں اور اس طرح سے حادثات کے نظر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آگے کے سفر کو آسان فرمائے، لوگوں کی مشکلات حل ہوں اور لوگوں کے کام آئیں۔ پلیز، بہت مشکل وقت ہے اس وقت، ملک پر یہ بڑی مشکل کی گھڑی ہے، ایک دوسرے کے کام آئیے، اپنے رزق میں سے دوسروں کے لیے بھی حصہ ضرور رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔